Radiotherapy and concurrent chemotherapy in head and neck cancer is associated with some unavoidable side effects. They have to be managed properly and in a timely manner so that the patient feels comfortable and the treatment can be continued without interruptions. Preparing well for these side effects in advance is important. Some procedures and medicines can reduce the incidence and severity of these side effects. हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हरिमोहन अग्रवाल है और मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम हेड एंड नेक कैंसर में रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि इन साइड इफेक्ट्स को कैसे कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है और इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफेक्ट्स की लिस्ट काफी लंबी है। आज हम इन सभी साइड इफेक्ट्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि सब पेशेंट्स में सारे साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। किस पेशेंट में कौन से साइड इफेक्ट्स होंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कैंसर किस जगह पर है और रेडिएशन किस एरिया पर दिया जा रहा है। और दूसरी जरूरी बात यह है कि ये सभी साइड इफेक्ट्स ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। ग्रेड 3 या ग्रेड 4 साइड इफेक्ट्स ही थोड़े चिंताजनक होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। स्किन में डर्मेटाइटिस हो सकता है, रेडनिंग हो सकता है, ब्लैकनिंग हो सकता है, स्किन पील हो सकती है या कभी कभी स्किन में अल्सर्स भी हो सकते हैं। हालांकि इन सभी साइड इफेक्ट्स को इजीली मैनेज किया जा सकता है और कम किया जा सकता है और ग्रेड 2 पर भी रोका जा सकता है यदि हम हेड एंड नेक कैंसर्स में IMRT को ठीक से यूज करते हैं और प्रॉपर प्रिकॉशंस यूज करते हैं। नंबर 2 पर आता है हेयर लॉस। नॉर्मली उस एरिया में बालों के झड़ने की आशंका होती है जहां पर रेडिएशन लग रहा है और आमतौर पर रेडिएशन खत्म होने के कुछ महीनों बाद बाल फिर से वापस आ जाते हैं। इलाज शुरू करने से पहले लेकिन दाढ़ी को मुंडवाना होता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह त्वचा की साइड इफेक्ट्स को बचाता है और फेस मास्क को भी ठीक से फिट होने देता है। रेडियोथेरेपी के दौरान और रेडियोथेरेपी के बाद 6 हफ्तों तक शेविंग की अनुमति नहीं होती है और ये इसलिए क्योंकि शेविंग से स्किन में माइनर कट्स लग सकते हैं और रेडिएशन के बाद स्किन की हीलिंग स्लो हो जाती है और तब ये कट्स हील नहीं हो पाती है। नंबर 3 पर है ओरल म्यूकोसाइटिस यानी कि मुंह में छाले पड़ना। ये थोड़ा सा ट्रबलसम साइड इफेक्ट है। ओरल म्यूकोजा बहुत सेंसिटिव होता है और म्यूकोसाइटिस से पेशेंट्स को बहुत दर्द और परेशानी होती है। इसको कम करने के लिए हमें कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, जैसे कि एक गुड ओरल हाइजीन को हमें करना है और सॉफ्ट टूथब्रश यूज करना है विद फ्लोराइड टूथपेस्ट। इसके अलावा पेशेंट्स को हम सलाह देते हैं कि वो बार बार गार्गल्स करते रहें सोडा सॉल्ट मिक्सचर से। थोड़ा सा गर्म पानी में सोडा और सॉल्ट मिला के उससे फ्रीक्वेंटली गार्गल्स करना होता है। एंड देन पेशेंट्स को हम ये भी सलाह देते हैं कि वो सिंपल ब्लैंड डाइट लें और उसमें ज़्यादा मिर्चें ना हो। और अक्सर उन्हें ये भी सलाह दी जाती है कि वो लिक्विड और सेमी सॉलिड डाइट लें और बीच बीच में वो आइस भी सक कर सकते हैं। आइस का क्यूब्स को मुंह में रख के सक कर सकते हैं। इससे भी उन्हें काफ़ी आराम मिलता है। और काफ़ी गर्म खाने को और बाहर के रेस्टोरेंट्स के खाने को भी अवॉइड करना होता है। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स भी म्यूकोसाइटिस को प्रिवेंट करने में कुछ हद तक हेल्प करते हैं। नंबर 4 पर है फंगल इन्फेक्शंस यानी कि कैंडिडियासिस ऑफ ओरल कैविटी। ये कुछ पेशेंट्स में हो सकते हैं और ये इसलिए होते हैं क्योंकि रेडिएशन प्लस कीमो से म्यूकोजल डिफेंस कमजोर हो जाता है। मेडिसिन की मदद से इनको ठीक किया जा सकता है। लेकिन नंबर 5 पर आता है ओडाइनोफेजिया, डिस्फेजिया एंड थिक सलाइवा यानी खाना सटकने में दर्द और रुकावट। लोकल एनेस्थेटिक जेल्स और पेन मेडिसिन की मदद से
इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रीटमेंट के दौरान आवाज भी बदल सकती है या भारी हो सकती है, लेकिन ये साइड इफेक्ट्स नॉर्मली टेम्परेरी होते हैं। नंबर 6 पर है नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये साइड इफेक्ट्स काफी पेशेंट्स में हो सकता है, स्पेशली जब कीमोथेरेपी कंकरेंटली दी जा रही हो। प्रॉपर ओरल या आईवी मेडिसिन की मदद से इसे आसानी से कंट्रोल भी किया जा सकता है। नंबर 7 पर आता है लॉस ऑफ टेस्ट एंड एपिटाइट। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के कारण स्वाद और भूख में कमी हो सकती है। इसके बारे में पसंद और स्वाद के अनुसार खाने पीने की चीजों को चुनने के अलावा और कुछ ज्यादा नहीं किया जा सकता है। कुछ एपिटाइजर्स आते हैं मार्केट में जो भूख बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। नंबर 8 पर जो साइड इफेक्ट है वो है वेट लॉस। हमने जो ऊपर साइड इफेक्ट्स डिस्कस किए उनके कारण वजन कम हो सकता है। इसमें हर संभव तरीके से बचना होगा हमें। हर हफ्ते वजन की जांच करनी चाहिए और अगर वजन कम हो रहा है तो कैलोरी की मात्रा को बढ़ाना चाहिए और यदि आवश्यकता हो तो तरल आहार, जूस और शेक को आहार में शामिल करना चाहिए। कभी कभी पर्याप्त कैलोरी प्रदान करने के लिए एक राइस ट्यूब या फीडिंग ट्यूब भी डालना पड़ सकता है। रेडिएशन शुरू करने से पहले पैक ट्यूब को भी डाला जा सकता है और कभी कभी एक विकल्प के रूप में आप जेजुनोस्टोमी को भी डाल सकते हैं। नंबर 9 पर आता है ट्रिस्मस यानी कि रिड्यूस्ड माउथ ओपनिंग, एंड दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बाय कैंसर। ये टीएम जोड़ के फाइब्रोसिस के कारण रेडिएशन के महीनों बाद तक रोगियों को परेशान कर सकता है। माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस और फिजियोथेरेपी की मदद से ट्रिस्मस को रोका जा सकता है और माउथ ओपनिंग को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 10 पर जो साइड इफेक्ट है वो है जीरोस्टोमिया यानी कि मुंह का सूखापन या जीरोस्टोमिया। ये रेडिएशन के दौरान शुरू हो सकता है और रेडिएशन के बाद कुछ वर्षों तक ये साइड इफेक्ट रह सकता है। जीरोस्टोमिया लार ग्रंथियों पे रेडिएशन लगने के कारण होता है। ये साइड इफेक्ट आजकल आईएमआरटी के साथ काफी कम हो गया है। हालांकि कुछ मामलों में ये परेशानी भरा हो सकता है और आर्टिफिशियल सलाइवा सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। यदि पेशेंट्स बार बार पानी पीते हैं तो उससे भी ये साइड इफेक्ट्स में हेल्प होती है। नंबर 11 पर है टिनिटस और हेयरिंग लॉस। टिनिटस एंड हेयरिंग लॉस कैन हैपन बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट्स एंड इट कैन बी एग्रेवेटेड बाय डोज ऑफ रेडिएशन टू द ईयर्स। यदि ईयर्स में रेडिएशन की डोज जा रही है तो उससे साइड इफेक्ट बढ़ सकता है। रेडिएशन शुरू करने से पहले हमें नॉर्मली हियरिंग को चेक करा लेना चाहिए। रेडिएशन और कीमो दोनों से ही साइड इफेक्ट बढ़ता है और जब भी साइड इफेक्ट हमें नजर आता है तो हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स देने पड़ सकते हैं या कीमोथेरेपी की डोज कम करनी पड़ सकती है। नंबर 12 पर जो साइड इफेक्ट है वो है रेडनेस और वाटरिंग ऑफ द आईज, एंड दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रेडिएशन स्पिलिंग ओवर टू द आईज। आईज को हम नॉर्मली रेडिएशन के दौरान शील्ड कर देते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रेडिएशन कैन आल्सो कॉज रेडनेस एंड वाटरिंग ऑफ द आईज। नंबर 13 पर है कैटरैक्ट। आंखों के लेंस का मोतियाबंद भी कुछ महीनों या वर्षों के बाद हो सकता है यदि आंखों में थोड़ी मात्रा में रेडिएशन दिया जाता है, और इन मामलों में मोतियाबंद की सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। नंबर 14 पर है डेंटल केरीज, और ये एक ऐसा साइड इफेक्ट है जो ड्राइनेस ऑफ माउथ और म्यूकोसाइटिस की वजह से पेशेंट्स में हो सकता है। हम नॉर्मली पेशेंट्स को ये सलाह देते हैं कि वो हर 6 महीने बाद अपने एक डेंटिस्ट को फॉलोअप पे दिखाते रहें, ताकि डेंटिस्ट उनके ओरल कैविटी का एवैल्यूएशन करते रहें और यदि डेंटल केरीज बढ़ रही है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। नंबर 15 पर है ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस ऑफ द मैंडिबल। ये अब काफी रेयर हो गया है। नॉर्मली पहले जब हम लोग कोबार्ड मशीन्स पर ट्रीटमेंट करते थे तब ये साइड इफेक्ट ज्यादा कॉमन था, लेकिन आजकल जो मॉडर्न मशीन्स हैं उसमें ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस काफी रेयर है, तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। नंबर 16 पे ट्रैकियोस्टोमी श्रिंकेज,
और ये कभी कभी हो सकता है रेडिएशन के दौरान, और इसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट उपलब्ध है। हम लोग ट्रैकेस्टोमी के श्रिंकेज को ठीक कर सकते हैं। नंबर 17 पे मैं बताना चाहूंगा इन्फेक्शंस के बारे में। Infections can occur especially through tracheostomy, through PEG tubes, and they have to be avoided. Cleanliness has to be maintained and street food has to be avoided. खाना बिल्कुल साफ होना चाहिए और घर का पका हुआ होना चाहिए और पानी एकदम साफ होना चाहिए। नंबर 18, Some care and precautions for the RISE tube, PEG tube, and feeding jejunostomy are required. They might get displaced or blocked and they have to be managed accordingly. On number 19, I would like to discuss about some hematological side effects like neutropenia, anemia, and thrombocytopenia. These are side effects basically more because of chemotherapy and they have to be managed by your cancer specialist. Sometimes injections of growth factors or blood transfusions can be required. Number 20 पे we should talk about COVID. COVID precautions are very necessary these days. Vaccination should be proper and complete. Masks are mandatory and cancer patients have to avoid crowded places. हमें ये याद रखना चाहिए कि कैंसर पेशेंट्स की इम्यूनिटी पहले से ही लो होती है और उनको कोविड जब होता है तो वो ज़्यादा सीरियस हो सकता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं उनमें, इसलिए उनको कोविड से एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 21 पर है थोड़े से पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस जो कि हो सकते हैं और उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ पेशेंट्स में पहले सर्जरी होती है और फिर रेडिएशन होता है और उन पेशेंट्स में कुछ पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस एग्रेवेट हो सकते हैं और उनको कुछ स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ सकती है और कभी कभी उनको हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है इमरजेंसीज के दौरान। नंबर 22 पर है हाइपोथायरॉयडिज्म। ये अब काफ़ी रेयर है बिकॉज हम लोग नॉर्मली IMRT में थायराइड को सेव कर लेते हैं, इसलिए थायराइड में साइड इफेक्ट्स नहीं आते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें साल में एक बार थायराइड के टेस्ट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर करा लेने चाहिए ताकि यदि थायराइड के रिजल्ट्स ऊपर नीचे आ रहे हैं तो उनको मैनेज किया जा सके। नंबर 23 पे लेट्स टॉक अबाउट स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्लिकेशंस लाइक माइलोपैथी। ये बहुत रेयर है बिकॉज हम लोग नॉर्मली जब रेडिएशन करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड को ठीक से शील्ड कर लेते हैं, चाहे वो हम 3D CRT से ट्रीटमेंट कर रहे हो या IMRT से। स्पाइनल कॉर्ड का खास ख्याल रखा जाता है और इसलिए स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा सा रेयर हैं, लेकिन री रेडिएशन में ये हो सकते हैं। नंबर 24 पे लेट्स टॉक अबाउट लैरिंजाइटिस। वॉइस बॉक्स में जब रेडिएशन जाता है तो रेडिएशन की डोज वॉइस बॉक्स में जाने से आवाज में कुछ बदलाव आ सकता है, लेकिन ये कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है, एक टेम्परेरी साइड इफेक्ट्स है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में कुछ एनाल्जेसिक्स, स्टेरॉइड्स और कुछ मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑन नंबर 25 इज ओसोफेजाइटिस। जो हमारा फूड पाइप होता है उसमें भी थोड़ा बहुत रेडिएशन जाता है रेडिएशन के टाइम पे और उस वजह से खाने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये यूजुअली टेम्परेरी होती है और लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन की मदद से इसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगेन जिन पेशेंट्स में दोबारा रेडिएशन दिया जा रहा है IMRT से और थर्ड टाइम रेडिएशन दिया जा रहा है, उनमें ये साइड इफेक्ट्स एग्रेवेट हो सकते हैं। इनफैक्ट ये सारे ही साइड इफेक्ट्स री रेडिएशन में ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि रेडिएशन की डोज टॉलरेंस निकल जाती है और तब इनको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास और कोई सवाल हो या आप और किसी अन्य जानकारी के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।